back to channel Rasayan Dunia. So in this video we are going to start the new topic of BSc third year, that is NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. So सबसे पहली चीज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, कौन सी क्लास के लिए, हाँ BSc थर्ड ईयर के लिए है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। So सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, नोट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, लाइन बाय लाइन मैं यहीं के आपको नोट्स है वो साथ में प्रिपेयर करा दूंगी, लेकिन इस वाले वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है वो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में एक और चीज, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी सेकंड ईयर का जो आपको वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला, वो आपको देख के आना है, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहां से वो वाला वीडियो आपको जरूर देख के आना है, क्योंकि उसमें मैंने अबाउट ईएमआर बताया है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा इंट्रोडक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, सारी चीजें मैंने उस वाले वीडियो में बताई है डिटेल में, तो फिर से नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आपको वहीं से ये वाला वीडियो देख के आना है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है इस वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। अब देखिए यहाँ से सबसे पहली चीज, एनएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती, इतना इजी क्वेश्चन। अब यहाँ से हम बात करते हैं, पॉइंट वाइज चलेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट यदि मैं यहाँ पे बात करूं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, सबसे फर्स्ट थिंग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जिसमें कि हम बात कर रहे होते हैं अबाउट मोस्ट ऑफ, ठीक है, आगे कौन कौन से न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है आपको एमएससी तक यही दो एलिमेंट्स के लिए पढ़ना है। कौन सा, एक तो आपको पढ़ना है 1H NMR पढ़ना होता है, और दूसरा आपको C13 NMR पढ़ना होता है। ठीक है, दो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपको पढ़नी होती है, 1H NMR पढ़ना होता है और C13 NMR पढ़ना होता है। ठीक है, एमएससी तक। बाकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हाँ यूजफुल होती हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है। क्या रीजन होता है, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अभी आपके लेवल पे सिर्फ यही है 1H and C13 NMR। सेकंड थिंग, ये कौन सी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये कौन सी टाइप की है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोल रहे होते हैं, तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं ईएमआर पे। जब भी हम किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उनकी एनर्जी अलग होती है, वेवलेंथ अलग होती है, अलग अलग रीजन होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी सैंपल यहाँ से गिवन है और सैंपल पे हम क्या डालते हैं, ईएमआर डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं। तो ये जो सैंपल है ये क्या करता है, अपने किसी पर्टिकुलर रीजन की, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, किसी पर्टिकुलर एनर्जी की ईएमआर का क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है। और इस एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पे हमें एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है। तो ईएमआर का यदि एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हम इसे क्या बोल रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल रहे होते हैं। तो ये चीज समझ आ गई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है यदि, तो हमें यहाँ पे ये चीज भी पता होनी चाहिए कि कितने रीजन की लाइट का ये एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, कितने रीजन की लाइट का ये एब्जॉर्प्शन करेगा। तो यहाँ से होता है 400 to 900 मेगाहर्ट्ज, जो रीजन होता है उसकी लाइट का ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये कौन सा रीजन होता है, तो ये होता है रेडियो वेव रीजन। रेडियो वेव रीजन ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, कौन से टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, कौन सा रीजन होता है, रेडियो वेव रीजन होता है। रेडियो वेव रीजन कितने रेंज में होता है, तो ये होता है 4 to 900 मेगाहर्ट्ज रीजन होता है। अब देखिए फिर से मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ, ईएमआर की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ से, तो क्या होता है, सबसे पहली आपकी कौन सी होती है, गामा एंड कॉस्मिक रेज। नेक्स्ट कौन सी होती है, एक्स रेज होती है। नेक्स्ट कौन सी होती है, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव एंड सबसे लास्ट रेडियो वेव। सबसे लास्ट कौन सी होती है, रेडियो वेव होती है। अब यहां से देखिए, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू है, वेवलेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है,
जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि गामा के लिए जो लैम्डा की वैल्यू वो कितनी होती है, कम होती है। जैसे यूवी और विजिबल में तो हम किस पे स्टडी कर रहे होते हैं, पूरा का पूरा वेवलेंथ पे ही स्टडी कर रहे होते हैं, लैम्डा पे ही स्टडी कर रहे होते हैं। तो यूवी रीजन होता है उसकी वेवलेंथ वो कम होती है, विजिबल की वेवलेंथ वो ज्यादा होती है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो वेवलेंथ वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। वेवलेंथ कम हो ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये वाली जो रेडियो वेव्स होती हैं, इनकी एनर्जी की यदि हम बात करें तो सबसे कम एनर्जी की ये रेज होती है, या फिर सबसे कम एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं। और वो चीज मैंने आपको बता दी कि कैसे याद रखोगे, बिकॉज यहाँ से क्या होता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये क्या होता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, वेवलेंथ और एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब यहाँ से पर्टिकुलर रीजन कौन सा होता है, जब यहाँ पे कोई भी सैंपल है वो क्या करेगा, रेडियो वेव रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रेडियो वेव रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ से स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी होगी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। तो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो जैसे हमने देखा था कि यूवी विजिबल में कौन सा ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इन द सेम वे यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन होता है, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होता है। न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होता है। न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होता है। न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन क्या होता है, तो देखिए जब भी हम ट्रांजिशन की बात करते हैं तो हमारे पास में होती है दो स्टेट्स। कौन कौन सी, एक तो ग्राउंड स्टेट होती है, दूसरी एक्साइटेड स्टेट होती है। ठीक है, क्या होती है, एक तो ग्राउंड स्टेट होती है और दूसरी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है। अब यहाँ से कोई भी न्यूक्लियस है, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं अब यहाँ से। तो देखिए हमारे पास में फॉर एग्जांपल ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी अपनी जो भी सेल होती है उसमें क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलेट कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं तो इनका क्या होता है, एक स्पिन जनरेट होता है जिसे कि हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इसका एंगुलर मोमेंटम होता है जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ये किसका एंगुलर मोमेंटम है, ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है। इन द सेम वे न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स हैं वो तो क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन्स हैं वो तो क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। बट प्रोटॉन्स हैं वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एंड रिमेंबर वन थिंग, कोई भी यदि चार्ज पार्टिकल है, कोई भी यदि चार्ज पार्टिकल है तो वो ऑलवेज क्या करेगा, मूवमेंट करेगा और उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम है वो होगा। तो जो न्यूक्लियस के लिए, अब न्यूट्रॉन का तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन है नहीं, तो प्रोटॉन का कंसिडरेशन है। पर प्रोटॉन के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है। जैसे ये क्या करता है, अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो एक यहाँ से एंगुलर मोमेंटम है, एक एंगुलर मोमेंटम यहां से जनरेट होता है जिसे कि हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आई से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और यहाँ से जो न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू है वो फिक्स्ड होती है, आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ, यानी कि प्लस माइनस हाफ है वही वैल्यू होगी। लेकिन ये जो वैल्यू है ये जीरो भी हो सकती है, हाफ इंटीजर भी हो सकती है और फुल इंटीजर भी हो सकती है, लाइक 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ये डिपेंड किस पे करेगी, देखिए इलेक्ट्रॉन तो ऑलवेज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो उसका तो प्लस माइनस हाफ है, वही क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। लेकिन यदि हम न्यूक्लियस की बात करें तो जैसे ही आप न्यूक्लियस वैरी करोगे, फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लिया, देन आपने क्या कर लिया, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ले लिया, सल्फर का न्यूक्लियस ले लिया, फ्लोरीन, कार्बन, अलग अलग न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होता है तो एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम वो भी क्या होगा, अलग होगा। अब यहाँ से एक कंडीशन आती है, वो क्या आती है, जो कि सबसे मेन कंडीशन होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, वो क्या होती है कि ये जो आई की वैल्यू है सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आई मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आई शुड बी नॉट इक्वल टू 0, तभी कोई भी न्यूक्लियाई है वो क्या होगा, एनएमआर एक्टिव होगा। अदरवाइज क्या होने वाला है, ये एनएमआर इनएक्टिव होगा। इफ आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, एनएमआर इनएक्टिव हो जाएगा।
NMR इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक कंडीशन होती है। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बाद में बताती हूँ। इससे पहले अब हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि यहाँ से कौन से केसेस में ये NMR एक्टिव होगा और कौन से केसेस में NMR इनएक्टिव होगा। मीन्स कि कौन से केसेस में I इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और कौन से केसेस में I इज इक्वल टू 0 होगा। ये सारी चीजें हमें थोड़ी सी यहाँ से स्टडी करनी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि I है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम है वो होता है। क्यों, क्योंकि वो स्पिन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है। और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन से कोरिलेट करके बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो कितना, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एस की वैल्यू है वो ऑलवेज फिक्स होती है, आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। बट इन द केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस there is no condition like electron. It may be 0, हाफ इंटीजर और फुल इंटीजर, कुछ भी हो सकती है ये, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये चीज यहाँ से होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कौन से केसेस में I इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और कौन से केसेस में I इज इक्वल टू 0 होगा। ये थोड़ी सी चीज मैं आपको बताती हूँ। एक बार इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आगे आपको NMR को अंडरस्टैंड करने में हेल्प अप करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब हमें यहाँ से ये फाइंड आउट करना है कि कौन से तो यहाँ से NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे और कौन से NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो एटॉमिक नंबर और दूसरा एटॉमिक मास। दूसरा क्या होगा, एटॉमिक मास। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल्स। एटॉमिक नंबर है, अब दो कंडीशंस होती हैं। एक तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। और एटॉमिक मास है वो भी क्या होगा, इवन होगा। यानी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही चीजें जब क्या है, इवन है, तो उस वाले केस में यहाँ से क्या होने वाला है कि जो भी, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ से C6 12 O8 16, ये दो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। दोनों में ही क्या है, कार्बन है। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 6 इवन नंबर है, ठीक है। और यहाँ से मास नंबर, एटॉमिक मास है वो भी क्या है, इवन है। एटॉमिक नंबर इवन, मास नंबर इवन, दोनों चीजें जब इवन है तो ये वाले कौन से होंगे, NMR इनएक्टिव होंगे, NMR इनएक्टिव होंगे। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके लिए क्या होगा, दोनों के लिए ही I इक्वल्स टू 0 होगा। ऐसे वाले केस में जब दोनों ही इवन है तो यहाँ से I इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये कंडीशन समझ आ गई। I इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। और I इक्वल्स टू 0 तो NMR इनएक्टिव होगा, कोई भी न्यूक्लियस होगा वो NMR इनएक्टिव होगा। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हम यहाँ से क्या करते हैं कि एटॉमिक मास है वो आपका क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। एटॉमिक मास है वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। फिर आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। इवन कंसिडर कर लो, ऑड कंसिडर कर लो, दोनों एग्जांपल्स हम देख लेंगे। एक बार के लिए हमने एग्जांपल देखा यहाँ पे 1H1 देखा। अब यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास ऑड नंबर है, एटॉमिक नंबर वो भी ऑड है। दूसरा एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं C613। अब यहाँ से देखिए एटॉमिक मास है वो तो क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया, इवन हो गया। तो ऐसे वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं उनमें I इज इक्वल्स टू क्या होगा, I इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटीजर होगा। ठीक है, I इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटीजर होगा। हाफ इंटीजर होगा। और ऐसे वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो ऑलवेज क्या होंगे, NMR एक्टिव होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज सिलेक्शन रूल फॉर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कि कौन से NMR एक्टिव होंगे और कौन से NMR इनएक्टिव होंगे। अब तीसरी जो कंडीशन है वो हमारे पास में क्या आती है यहाँ से कि यदि हमने क्या लिया है, एटॉमिक मास है वो क्या होगा, हमारा इवन होगा। ठीक है, एटॉमिक मास है वो क्या होगा, इवन होगा। और साथ में एटॉमिक नंबर है, अब कौन सी कंडीशन बच गई, इवन के साथ में ऑड की कंडीशन बच गई। ठीक है, इवन के साथ में कौन सी कंडीशन बच गई, ऑड की कंडीशन बच गई। अब हमें यहाँ से क्या करना है, क्योंकि इवन दोनों यदि ऑड लेते हैं, सॉरी ऑड की कंडीशन बच गई क्योंकि ये इवन है और ये भी इवन होगा, तो फिर से पहले वाली कंडीशन बच जाएगी। तो हम यहाँ पे ओनली क्या कंसीडर कर सकते हैं, ऑड नंबर ही कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वाले केस में फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एटॉमिक मास है वो क्या होगा, इवन होगा।
और ये क्या ले लिया हमने, एटॉमिक नंबर हो क्या होगा, ऑड होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, ऑड होगा। तो ये वाला है, ये कौन सा, इनके लिए जो NMR है, इनके लिए जो I है वो क्या होगा, फुल इंटीजर होगा, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनके लिए जो I है वो क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि फुल इंटीजर होगा। और ऐसे वाले जो न्यूक्लियाई है ये भी क्या होते हैं, NMR एक्टिव होते हैं, NMR एक्टिव होते हैं। अब इनमें से भी दो टाइप के हो गए, इनको तो हम छोड़ देते हैं बिल्कुल ही, क्यों, क्योंकि ये तो NMR एक्टिव है ही नहीं, इनको तो हम बाहर कर देते हैं। अब हमारे पास में दो केसेस बनते हैं, कौन कौन से, I की वैल्यू है उसको लेके हम दो केसेस बनाते हैं, कौन कौन से, एक तो I है वो जब क्या होगा 1 2 3 4 यानी कि फुल इंटीजर होगा, दूसरा क्या होगा I है वो हाफ इंटीजर होगा, लाइक 1/2 3/2 5/2 7/2 एंड सो ऑन। तो दो टाइप के केसेस बन गए हमारे पास I की वैल्यू को लेके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से I की वैल्यू जब फुल इंटीजर होती है तो इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम यहां से बोलते हैं क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। और ये वाले जिनके लिए I की वैल्यू वो क्या होती है, हाफ इंटीजर होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। ये जस्ट इनका क्लासिफिकेशन है, बाकी कुछ खास नहीं है, नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। अब एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूं तो यहां से देखिए, नॉन क्वाड्रुपोलर में कौन से आ जाएंगे, C13 और 1H, दोनों ही आपके कौन किस में आएंगे, नॉन क्वाड्रुपोलर में आएंगे, ठीक है। C13 ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, C13 एंड 1H दोनों ही जो है वो आपके किस में आते हैं, नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर में आते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि 1H जो है इसकी नेचुरल अबंडेंस है वो कितनी होती है, अबाउट 99.9 होती है, तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली 100% बोल सकते हैं। एंड ये कितनी होती है, 1.1% अबंडेंस होती है, ठीक है। यानी कि ये नेचर में कितना मिलता है, जब भी हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन कौन सा होता है, ऑलवेज C12 वाला, C12 वाले के लिए जो नेचुरल अबंडेंस है वो ज्यादा होती है, ना कि C13 वाले के लिए। लेकिन 1H1 है वो तो 100% होता है, तो C13 जिसके लिए मास नंबर है वो 13 होता है, ऐसे वाले कार्बन नेचर में बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं। तो फिर कौन से प्रेजेंट होते हैं, C12 वाले प्रेजेंट होते हैं ना, जिनके लिए मास नंबर वो कितना होता है, 12 होता है। वही तो कार्बन हमने देखे होते हैं मोस्ट ऑफ, जब भी हम रिएक्शन वगैरह कराते हैं तो मोस्ट ऑफ हम कौन सा कंसिडर करते हैं, C12 कंसिडर करते हैं, ना कि C13, क्योंकि इनकी नेचुरल अबंडेंस है, ये नेचर में बहुत ही कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीजें यहाँ से थोड़ी सी हुई, हम कहाँ तक पहुंचे, हाँ मैंने आपको बता दिया अबाउट द सिलेक्शन रूल फॉर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि कब यहाँ से I इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और कब यहाँ से I इज इक्वल टू 0 होगा। I इज इक्वल टू 0 होगा तो NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, और I इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो NMR एक्टिव होंगे। उसमें भी फिर दो कंडीशंस होती हैं कि I है वो हाफ इंटीजर हो सकता है, I है वो फुल इंटीजर हो सकता है। कौन कौन से केसेस में हाफ इंटीजर होगा, कौन से केसेस में फुल इंटीजर होगा, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। देन मैं फर्दर थोड़ा सा यहाँ से आपको न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन के बारे में बताती हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। टेक द स्क्रीनशॉट।